चलो 3.13 तक हम लोगों ने देख लिए थे सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज whirled in a horizontal circle with a constant speed if the stone makes 14 revolutions in 25 seconds. What is the magnitude and direction of acceleration of the stone? ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन उसके लिए सिचुएशन दी गई है और हमें फाइंड करना है उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो जब सर्कुलर मोशन हो रही होती है तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एक्ट करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v²/r। ये v जो है वो लीनियर स्पीड है, बराबर। हमें अगर उसको रोटेशनल स्पीड जो होती है उसके अंदर एंगुलर स्पीड उसके अंदर कन्वर्ट करना हो तो v इक्वल्स टू रिलेशन है लीनियर स्पीड एंड रोटेशनल स्पीड का, v इक्वल्स टू r ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं v की जगह पर r ओमेगा तो ये बन जाएगा मेरे पास r² ओमेगा² दैट मीन्स ओमेगा² ठीक है, हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली लीनियर स्पीड जो है वो गिवन है नहीं, एंगुलर स्पीड इनडायरेक्टली गिवन है। तो अब मेरे पास है r इक्वल्स टू जो लेंथ है वो, अब ये वर्लिंग जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर ये स्ट्रिंग और फिर इतना ये रोटेट हो रहा है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एक्चुअली गिविंग अस द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, बराबर, ऑन विच दैट स्टोन इज रिवॉल्विंग, बराबर। तो L इक्वल्स टू R हो गया और ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन है और उसके लिए टाइम जो है वो गिवन है। तो जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है? थीटा अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर ना। कितने रोटेशंस हुए? 14 रिवॉल्यूशंस हुए। 1 रिवॉल्यूशन दैट मीन्स 2 पाई हो गया, बराबर। एक रिवॉल्यूशन हो गया मतलब रेडियन के अंदर 2 पाई जितना, और टाइम उसके लिए कितना लगा? टाइम लग रहा है 25 सेकेंड, बराबर। तो ये ओमेगा की वैल्यू हमें इसके ऊपर से मिलेगी, जो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने पर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मिलेगा। तो ये एंगुलर स्पीड की वैल्यू कुछ आ रही है 3.516 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आप कैलकुलेटर से करोगे तो ये आंसर आएगा, बराबर। और वही वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है 3.516 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, इसका यूनिट क्या? रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी हमें ये r जो है ना उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दे तो 0.8 मीटर, बराबर। तो फिर आंसर इसका आ रहा है 9.8 समथिंग, 9.8। ठीक है, इतना आंसर आ रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इस तरह से आपको आंसर जो है वो मिलेगा मैग्नीट्यूड के लिए, बराबर। मैग्नीट्यूड के लिए आंसर मिला। अब डायरेक्शन के लिए क्या होगा? डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हमेशा कहां पर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, बराबर। टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर? ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो आपको याद कौन सा रखना है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए? v²/r। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड? इट इज v इक्वल्स टू r ओमेगा, बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3.15, an aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 kilometer per hour। देखो, एयरक्राफ्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल लूप एक जो है वो फॉर्म कर रहा है 1 किलोमीटर का, बराबर। और स्पीड कितनी है? 900 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको AC और G का रेशियो फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उनके बीच का रिलेशन। तो AC अपॉन G फाइंड करोगे। AC जैसे आगे के क्वेश्चन के अंदर देखा वैसे ही
v स्क्वायर बाय आर हम लोग करेंगे, बराबर। यहाँ पर देखो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड किलोमीटर पर आवर, मतलब यूनिट के ऊपर से ही आपको पता चल जाता है कि ये लीनियर स्पीड गिवन है, बराबर ना। तो AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर, वेर v इक्वल्स टू 900 किलोमीटर पर आवर, विच वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, बराबर। सो 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, so that gives us 50 into 5, so 250 meter per second, 250 square by r, r मतलब ये यहाँ पर जो रेडियस जितनी है वो, बराबर 1 किलोमीटर गिवन है, तो r इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, उसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻³ मीटर, 10⁻³ so AC comes as 62500 into 10⁻³ right. Now AC by G equals to 62500 into 10⁻³ divided by 10 करो या तो 9.8 करो, बराबर। 10 अगर कर लोगे डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ पर एक कट हो जाएगा, तो 625, यहाँ पर ये 6.25 जितना अप्रोक्सीमेटली जो है वो आंसर आएगा, बराबर। ठीक है, तो 6 अप्रोक्सीमेटली 9.8 पुट किया तो 6.4 जितना आपको आंसर जो है वो आएगा। क्लियर? ठीक है, तो अगेन हमने AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला है वो यूज किया, AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, बराबर। क्या होता है वो? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर। कब एक्ट होता है? जब रोटेशनल मोशन हो रही होती है तब। नेक्स्ट 3.16, read each statement below carefully and state with reason if it is true or false. First क्या given है? The net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of circle towards the center. In circular motion के अंदर अभी जैसे हमने बताया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कहां पर एक्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर। तो आपको ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट लगेगा, बट उसके अंदर जो स्पीड है वो अगर कांस्टेंट हुई, कांस्टेंट ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से अगर ये एक्ट कर रहा होगा, बराबर, स्पीड अगर कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज करके करने का काम करेगा, बराबर। जब ऐसे है तभी सिर्फ ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या होगा? यहाँ पर आपको एक जो है वो इस तरफ मिल रहा होगा, एक जो है वो यहाँ पर खींच रहा होगा, ये इसकी वैल्यू जो है वो अगर ज्यादा हो गई तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ फेंका जाएगा, बराबर। रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो हर एक केस के अंदर ये जो स्टेटमेंट दिया वो ट्रू नहीं होता, कांस्टेंट अगर हुआ तो ही ट्रू है, बराबर। तो कंडीशनली ट्रू है, इसलिए हम लोग इसको इन जनरल ट्रू तो नहीं बोल सकते, बराबर। तो ये हो गया फॉल्स, बराबर। क्या हो गया? क्यों नहीं हो रहा है? ये लिखा क्यों नहीं जा रहा? पेन आ जा, चलो। तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कंडीशनली ट्रू है। नेक्स्ट, the velocity vector of particle at any point is always along the tangent to the path. कोई भी यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, बराबर। मान लो कि ऐसे पाथ है किसी ऑब्जेक्ट का ट्रैवल का, बराबर। सांप मान लो कि ऐसे जा रहा है, बराबर, पाथ तो कुछ ऐसा हमने ट्रेस किया ना। फिर मान लो कि एक सर्कुलर मोशन हो रही है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूं तो कौन सी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी होगी उस मोमेंट पे? यहाँ पर टेंजेंशियल, बराबर। अगर यहाँ पर देखूं तो टेंजेंशियल ऐसे, अगर यहाँ पर देखूं तो टेंजेंशियल ऐसे, बराबर। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल होता है। यहाँ पर भी देखो तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब ऐसे टेंजेंशियल, यहाँ पर पहुंचेगा तब ऐसे टेंजेंशियल, बराबर। तो हर एक मोमेंट पे वो टेंजेंशियल ही मिल रही है, तो ये कोई भी केस के अंदर ट्रू स्टेटमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, बराबर। तो दिस इज द करेक्ट
statement. Next, C. The acceleration vector of a particle in uniform circular motion, averaged vector over one cycle is a null vector. देखो कैसा बताया, कैसी मोशन बताई, ये खास होना चाहिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बराबर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब जो भी स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा, इसलिए वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, बराबर। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गई। अब उसी केस के लिए हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां पर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। उसी के सामने, एग्जैक्टली सामने, ऑपोजिट एक पॉइंट लिया और वहां से मैं देखूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां पर, सामने की तरफ, बराबर। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये जितना AC होगा उतना ही ये AC होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम एंड डायरेक्शन ऑपोजिट। इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिल जाएगा, सेम है और ऑपोजिट है तो 0, बराबर। और 2 पॉइंट ले लू, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये भी क्या बना देंगे, टोटल 0। तो हर एक पॉइंट पे ये मैं एवरेज निकालू इनका या तो नेट देखूं तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो 0 आएगा, मतलब कि वो आएगा नल वेक्टर, आएगा वेक्टर ना, वेक्टर वेक्टर का मैं डिफरेंस ले रही हूं, बराबर। तो जो आएगा वो भी वेक्टर आएगा, बराबर। उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 0, तो 0 को बोलते हैं नल, नल वेक्टर आया। नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट था वो ट्रू है, बराबर, सी वाला जो आया वो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल्स टू 3t i कैप, ये एक वेक्टर है, r इक्वल्स टू 3t i कैप, 2 - 2t स्क्वायर j कैप एंड 4 k कैप मीटर, where t is in second and the coefficients have proper units for r to be in meters. Find v and a of the particle. चलो, r के ऊपर से अगर हमें v फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन, बराबर, dr by dt, क्लियर। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो आपको आई कैप, जे कैप और के कैप अगर परेशान कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं को लिख दो, बराबर। जो परेशान करता है ना पहले उसी को फोकस करके उसको साइड में कर दो, कर दिया। अब क्या बचा मेरे पास, 3.0 मतलब कि 3t हुआ, 3t, तो 3t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3, बराबर, t का हो गया 1, फिर -2t स्क्वायर है, बराबर ना, 2.0 मतलब 2t स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ गया -4t स्क्वायर का 2t, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे बन गया। देन 4k कैप, 4 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0, बराबर, ठीक है। तो 0k कैप, ये v के लिए आंसर आया। नाउ उसके बाद फर्स्ट का आंसर हो गया फाइंड v एंड a ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, यस, dv बाय dt करके, बराबर। तो 3i कैप, 3i कैप का i कैप लिख दिया, फिर ये ना 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3i कैप -4t j कैप, बस आपका ये v वेलोसिटी वेक्टर है वो ये बना, बराबर। अब एक्सेलरेशन dv बाई dt, तो यहाँ पर ये 3 कांस्टेंट है, t है नहीं, इसलिए हो गया 0 i कैप -4t j कैप, तो -4t का हो गया 1 j कैप इक्वल्स टू -4 j कैप हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका भी आंसर आ गया, तो आपने a जो है वो सॉल्व कर लिया अब तक। अब b, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, बराबर। t की वैल्यू 2 पुट करनी है, किस में, वेलोसिटी के अंदर, बराबर। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग लेकर आए हैं इक्वेशन, उसमें t दिख रहा है, t की जगह पर 2 पुट कर दो, तो v इक्वल्स टू 3i कैप -4 इंटू 2 j कैप इक्वल्स टू 3i कैप -8 j कैप,
क्लियर। तो अब मेरे पास ये आया 3i कैप 8j कैप, ये v के लिए फॉर्मूला आया। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा है ना, तो अभी मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू किसी भी वेक्टर के लिए अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो 3 उसका x कोऑर्डिनेट जो है उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर बराबर। तो ये हुआ 9 प्लस 64 एंड इट्स रूट, तो ये आ गया 73 एंड इट्स रूट मीटर पर सेकेंड। क्लियर, मैग्नीट्यूड इतना आ गया रूट 73। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इसका जो डायरेक्शन है वो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाय वी एक्स बराबर, वी वाई बाय वी एक्स। वाई कंपोनेंट कितना आया है 8 बराबर, -8 साइन के साथ लिखना है -8 एंड x कंपोनेंट कितना आया 3, यहाँ पर लिखा 3। तो थीटा इक्वल्स टू, अगर आपके पास टेबल नहीं है तो आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ दोगे -8/3, और अगर आपके पास टेबल है नेचुरल टेंजेंट का तो आप 8/3 करोगे और उसके ऊपर से फिर जो आंसर आ रहा होगा वो आपको फाइंड करके लिखना पड़ेगा। जो आंसर अभी आ रहा है 69.5 विथ x एक्सिस। देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि विद x एक्सिस मतलब कैसे होगा, वी वाई कैसा है नेगेटिव, तो ये यहाँ पर आया बराबर, नेगेटिव y में मतलब ऐसे हुआ, और वी एक्स कैसा है पॉजिटिव, तो x कंपोनेंट है वो पॉजिटिव। तो आपका जो रिजल्टेंट आया ये मैग्नीट्यूड आया वो कहां पर होगा, इनके बीच में होगा। तो ये जो 69 आया वो आपका यहाँ पर आया, 69.5 डिग्री आया वो इधर आया। ठीक है, आपको क्या करना है, वो x एक्सिस के साथ नेगेटिव में ये आया होगा, नेगेटिव में आया मतलब आप ये नीचे की तरफ ले रहे हो इसलिए लिखा विथ x एक्सिस। क्लियर, अदरवाइज आपको ये वाला एंगल जो है वो मिलता तो वो पॉजिटिव के अंदर मिलता बराबर, नेगेटिव में है तो उस हिसाब से मिलेगा। देखना आपको इसको टेबल के अंदर ही है, 8/3 का जो रेशियो आया वो टेबल के अंदर देखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 3.18 a particle starts from the origin at t equals to 0 with a velocity of 10 j cap meter per second and moves in xy plane with a constant acceleration of 8 I cap plus 2 j cap meter per second। देखो जैसे हम लोगों को इसके पहले के चैप्टर के अंदर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर भी इनिशियल स्पीड जो होती थी वो दी जाती थी, एक्सेलरेशन दिया जाता था, और कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, डी या तो एस इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लेते थे कि नहीं बराबर। यही चीज अभी हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो उन सबको इसी के अंदर पुट करना है और हमें फाइंड करना है एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सम पोजीशन बराबर ना, ये पोजीशन है तो हमें पोजीशन ही चाहिए, ये पोजीशन हो गया बराबर ना। तो पोजीशन वेक्टर के लिए मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ r इक्वल्स टू, अब देखो एक और चीज है यहाँ पर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा होता, मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है ये है आपका ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है बट वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद मैं देखना चाहूँ कि वो कहाँ पर पहुंचा है तो वो यहाँ पर होगा बराबर। अगर मैं इसको कंसीडर ना करूं तो मुझे क्या पता नहीं चलेगा ना कि वो आगे कितना गया, पहले से कहां पर है वो तो मुझे ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर R0 इनिशियल जो है ना, ये R0 वो ऐड करना पड़ता है कि ऑलरेडी वो इतना तो यहाँ पर तो था ही, उससे अब इतना कितना आगे बढ़ा तो वो यहाँ पर ऐड किया है, बट अभी तो हमारे पास क्या है, वो स्टार्ट ही ओरिजिन से कर रहा है, इसलिए इस R0 की वैल्यू आ जाएगी
0, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब R इक्वल्स टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर के अंदर हम लोग V0 और A0 A की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे उनके फॉर्मूला। सी t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी दी वो क्या दे दी, इनिशियल वेलोसिटी, बराबर। 10 j कैप जो है वो क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी v0, तो 10 j कैप t प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या, 8 j कैप, 8 j कैप सॉरी 8 i कैप प्लस 2 j कैप t स्क्वायर। क्लियर। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देती हूँ ताकि आई कैप एक साइड आ जाए, वाई कैप जे कैप अलग आ जाए, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो मिलेंगे। तो 10 टी जे कैप 2 और 2 से डिवाइड और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, वो दोनों चीजें कर देते हैं, तो ये आ गया 4 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर जे कैप, इतना आया आपके पास। तो जो आई कैप है उनको एक ब्रैकेट में, जे कैप को एक ब्रैकेट में लिखने से हमारे पास आया 2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 10 टी प्लस टी स्क्वायर जे कैप। सो दिस इज एक्चुअली द एक्स कोऑर्डिनेट, बराबर। और ये जो आया वो क्या आ गया, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको गिवन है 16 मीटर। ये जब 16 मीटर, जब मतलब कौन से टाइम पे, ये जब 16 मीटर होगा उस टाइम पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब 16 कब हो रहा है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो टाइम, और उस टाइम को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बराबर। तो x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू इक्वल्स टू 16 मीटर, therefore 4t square equals to 16, right? So t equals to 2 सेकेंड, t equals to 2 आया आपके पास, तो 2 को y कोऑर्डिनेट के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट एट t equals to 2 सेकेंड is 10 into 2 plus 2 square equals to 20 plus 4 24 मीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर आया। When x coordinate is 16, y coordinate comes as to be 24 meter, बराबर। Then B part of this question, what is the speed of the particle at the time? हमें स्पीड फाइंड करनी है। अगर स्पीड फाइंड करनी होगी तो स्पीड का सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। अभी तो हमने सिर्फ किसका फॉर्मूला जो है वो लेकर आए हैं, खाली आर का, बराबर ना। आर के ऊपर से हमें v फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, आर के ऊपर से v लाने के लिए डिफरेंशिएशन, बराबर। तो v इक्वल्स टू डी आर बाय डी टी, इंडिविजुअली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का करो, तो 4t स्क्वायर, जैसे मैंने बताया था आपको, आई कैप परेशान कर रहा है, जे कैप परेशान कर रहा है, तो उसको सबसे पहले फेस करके लिख दो। अब यहाँ पर आराम से बैठ के फिर आई कैप का डिफरेंशिएशन करो, 4t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8t, बराबर ना, 8t। फिर क्या हो गया, इसके लिए 10 प्लस 2t, 10 plus 2t. Now at this time ये t equals to 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पर t equals to 2 पुट करें, तो ये मेरे पास आ गया 16 आई कैप प्लस 10 प्लस 2 2 4 14
जे कैप बराबर। तो मेरे पास अभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है ना, मतलब v का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट निकालो बराबर। 16, यहाँ पर माइनस तो नहीं आ रहा ना, कहीं पर गलती से लिखना रह नहीं गया ना, ओके ठीक है। 16 एंड 40, ठीक है। तो 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कम्स टू बी, और उसका रूट आ रहा है 21.26, 21.26 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ये हमें पता है बराबर। आई कैप होता है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर एंड जे कैप होता है वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर, मतलब उनका मैग्नीट्यूड है वो 1 1 होता है बराबर, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप बराबर। मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है आई कैप plus j cap and its magnitude, then it comes as to be रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 plus 1 is 2 and its root 2, I minus j equals to 1 square plus minus 1 square, that also comes to be रूट 2। दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया, तो हमने यहां तक का आंसर जो है वो कर दिया। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ i प्लस j एंड i माइनस j बराबर। ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक और चीज रह गई, डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, टेन थीटा से। टेन थीटा इक्वल्स टू y बाय x, तो y में कितना है 1, x में कितना है 1, है ना, 1 बाय 1, x कंपोनेंट y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो 1 1 है इक्वल्स टू 1। व्हेन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज 1045, 1045 कब होगा, 1 कब होगा 45 पे, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री बराबर। और यहां पर क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन 1, -1 आया, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू -45 डिग्री। देखो आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो, आई कैप मतलब पॉजिटिव में, जे कैप मतलब भी पॉजिटिव में, तो इनका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर। सेकंड वाला कहां पर दिया है, आई कैप पॉजिटिव में, जे कैप नेगेटिव में, तो इनका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, इनके बीच में। ठीक है, नेगेटिव में 45 आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लस और माइनस में 45 जो है वो मिल गया। अब तो हमने तो यहाँ पर यू मे यूज, तो हमने तो थियोरेटिकली भी दिखाया यहाँ पर बराबर, कैलकुलेशन के ऊपर से भी दिखाया और ग्राफिकली भी दोनों चीजें दिखा दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप का कंपोनेंट फाइंड करना है। तो हम इसे वेक्टर b बता देंगे, वेक्टर b इक्वल्स टू, और इसको वेक्टर c बोल देंगे, अभी नाम दे दिया इन दोनों वेक्टर्स का। अब मुझे अगर कंपोनेंट फाइंड करना है तो मुझे लेना चाहिए a डॉट b, a डॉट b गिव्स मी a b cos theta and I have to find a cos theta. So a cos theta comes as a dot b by b बराबर। a डॉट b कैसे मिलेगा, a डॉट b, a हमारे पास क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर, तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट b, वेक्टर b कितना है i कैप प्लस j कैप इक्वल्स टू 2 1 जार 2 प्लस 3 1 जार 3, ठीक है,
आई कैप के साथ आई कैप का और जे कैप के साथ जे कैप का मल्टीप्लीकेशन करना होता है। मान लो कि यहाँ पर नहीं लिखा है कुछ, तो इसको जीरो समझना है, तो 3 इंटू जीरो होता, तो उसका आंसर जीरो आता, डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाला है √2, तो बाय √2, तो ये आया 5/√2। ये फर्स्ट आंसर इसका अलोंग द डायरेक्शन I प्लस जे में। अब वैसे ही हमें I माइनस जे के लिए लिखना है, तो A डॉट सी लेना पड़ेगा। A डॉट सी इज AC cos थीटा, तो A cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट C बाय C equals to A dot C is 2I cap plus 3J cap dot I cap minus J cap and C का मैग्नीट्यूड है √2, बराबर। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है √2। तो अभी मेरे पास क्या आया, 2 1s are 2, 3 1s are -3 by √2 equals to -1/√2। क्लियर। तो ये हम लोगों ने, जब भी आपको कंपोनेंट फाइंड करने के लिए पूछे तो आपको ऐसे निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करके लेना है, स्केलर प्रोडक्ट करके लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी आर्बिट्ररी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू? V average equals to this average, V R A average, ये एक्सेलरेशन है स्मॉल a, बराबर। एवरेज स्टैंड्स फॉर एवरेज क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी ओवर द टाइम इंटरवल t1 एंड t2। तो कभी भी वेलोसिटी के लिए एवरेज, दो वेलोसिटी का एडिशन और फिर बाई 2 ऐसे करके नहीं लेते, ये रॉन्ग है, बराबर। हम जब v एवरेज लेते हैं तब हम क्या x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 करते थे, याद आया, बराबर ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है वेक्टर रेडियस, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। यस, तो दिस इज करेक्ट। क्या हम एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ऐसे लिखते थे v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, है ना, ठीक है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी हमारे पास आ गया, हो गया, दोनों चीजें हैं। फिर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, v इक्वल्स टू v0 प्लस एटी, हाँ ये रिलेशन था। r इक्वल्स टू r0 प्लस v0t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस। बट ये कब एप्लीकेबल है, ऐसे इक्वेशंस एप्लीकेबल कब है, जब हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट कंसीडर कर पाए, तो कोई भी रैंडम मोशन के लिए नहीं ले सकते, जब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा तब ये एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, तो सिर्फ B और E है वो करेक्ट है, बाकी एक भी करेक्ट नहीं है, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट with reasons and examples if it is true or false. A scalar quantity is one that is conserved in a process, मतलब कांस्टेंट रहती है, उसी को हम लोग स्केलर बोलेंगे। अब मान लो कि कोई एक प्रोसेस हो रही है, हीटिंग की प्रोसेस है, हीटिंग की प्रोसेस के टाइम पे ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग एक ले लिया कोई कंटेनर, उसके अंदर कुछ जो वर्किंग सब्सटेंस है वो है, मतलब गैस लिया या वाटर ले लिया, कुछ भी है, तो उसको हम लोग अगर हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बराबर। इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर के स्केलर, स्केलर, बराबर। टेम्परेचर तो स्केलर क्वांटिटी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वो क्या कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर, हीटिंग दे रहे हैं तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी कंजर्व नहीं हो रहा, कांस्टेंट नहीं रह रहा, तो जरूरी नहीं कि ये हमेशा कंजर्व ही हो। स्केलर मतलब कांस्टेंट नहीं होता, स्केलर का खुद का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, बराबर, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये बात अलग है, बट मैग्नीट्यूड उसका वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज,
अब इसी टेम्परेचर की ही बात करें तो अगर हम उसको ठंडा करते जाए फिर एक टाइम क्या आएगा, 0 के बाद फिर नेगेटिव होगा कि नहीं, बराबर ना। फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा फिर उसके बाद तो वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव भी हो सकता है, बराबर। कोई क्वांटिटी होती है तो ये भी रॉन्ग, बराबर। मस्ट बी डायमेंशनलेस। आप पाथ लेंथ ले लो, पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए अब होता है क्या, डायमेंशन है ना, L1 लिखते हैं ना। मास है, मास के लिए भी क्या लिखते हैं, M1, ठीक है। सबके लिए टेम्परेचर है उसके लिए या तो θ1 लिखते हैं या K1 लिखते हैं, बराबर ना। तो ये डायमेंशन लेस नहीं होता, डायमेंशन भी होते हैं, तो ये भी रॉन्ग। डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, स्पेस में ये चेंज नहीं होते, और हवा में लटका के इसको यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये 3 डायमेंशन के अंदर कहीं पर ये रॉड है, रखा हुआ है। अब इसको हीटिंग देते हुए मैंने यहाँ पर इसको देते गई तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। शुरू में इस एंड का जो भी टेम्परेचर होगा वो थोड़े टाइम के बाद चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये स्पेस में कभी चेंज ही नहीं होंगे ऐसे जरूरी नहीं है, चेंज होंगे। हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विथ डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ एक्सिस। इसी रॉड के लिए ले लेते हैं, कोई एक ऑब्जर्वर है वो अभी इसको जो एक्सिस है वो एक्सिस का ओरिएंटेशन यहां पर समझता है, बराबर। ऑब्जर्वर नंबर 1 के लिए तो वो इसका टेम्परेचर क्या ऑब्जर्व करेगा, मान लो कि T1 जितना है। अब कोई दूसरा ऑब्जर्वर है ना, वो एक्सिस है उसको यहां पर कंसीडर करता है, एक्स और वाई, उसको टेम्परेचर कितना ऑब्जर्व होगा, टेम्परेचर तो उसको भी T1 ही ऑब्जर्व होगा, इसकी पोजीशन खाली इसको अलग लगेगी, बाकी टेम्परेचर तो जो है वही लगेगा कि नहीं। तो हैज द सेम वैल्यू आई कि नहीं दोनों ऑब्जर्वर के लिए, चाहे एक्सिस कहीं पर भी उसने कंसीडर की, बट ये इसको वैल्यू जो है वो तो सेम ही लगेगी, ऑब्जर्वर ने चाहे कहीं पर भी एक्सिस जो है वो ले ली तो भी, बराबर, ठीक है। तो इसमें से खाली ई वाला स्टेटमेंट है वो स्केलर क्वांटिटी के लिए ट्रू है, बाकी सारे रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग at a height of 3,400 meter above the ground. If the angle subtended at the ground observation point by the aircraft position 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of aircraft? देखो क्या बताया हुआ है कि जो एयरक्राफ्ट है ना वो 3,400 मीटर अबव द ग्राउंड जा रहा है। अब नीचे से कहीं से एक बार देखा ना तो वो उड़ के यहां पर गया और उसके लिए टाइम लगा उसको 10 सेकेंड्स का, बराबर। और इतने पॉइंट यहां से यहां तक जाने में जो एंगल उसको उसने सबटेंड किया वो 30 डिग्री का सबटेंड किया है। हमें फाइंड करना है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। अब स्पीड मतलब होता क्या है, L/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, बराबर। डिस्टेंस मतलब कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वो हमें फाइंड करना है। आपके पास है हाइट और आपके पास है एंगल, बराबर ना। तो आप क्या फाइंड कर सकते हो कितना है वो डिस्टेंस, बराबर ना। हमें ये d डिस्टेंस फाइंड करना है, क्लियर। तो इतना हाफ जो डिस्टेंस है उसको d/2 बोल सकते हैं हम लोग, बराबर ना। ये ट्राइंगल के लिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो मैं लिख रही हूं यहाँ पर 10-15 डिग्री, इतना 15 डिग्री होगा कि नहीं। तो 10-15 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट मतलब d/2 अपॉन एडजेसेंट मतलब जो हाइट है वो। तो मेरे पास ये d आ गया 10-15 इंटू h और यहाँ पर ये 2 जो है वो भी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में ही जाएगा इंटू 2, बराबर ना। तो 10-15 की वैल्यू कितनी, आपको टेबल में से वो वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ, 10-15 की वैल्यू आ रही है 0.2679,
2679 इंटू 3400 इंटू 2। ये कैलकुलेट करने पर आपका आंसर जो है वो आएगा 1821.72 1821.72 बराबर ना। तो अब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आया 1821.72 डिवाइडेड बाय 10, सो स्पीड कम्स टू बी 182.1 या 2 सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन जो था वो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, बराबर, ठीक है। ये सारे नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर से अभी हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है इसके बाद वाला वो स्टार्ट करेंगे।